हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू करा था बिजनेस का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने उसकी पहली दो फॉर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिस्कशन पूरी कर ली थी। आज हम लोगों ने आज की क्लास में थर्ड टॉपिक हमारा जो है पार्टनरशिप को शुरू करना है। पार्टनरशिप करने से पहले एक बार दोनों फॉर्म्स को रिवाइज करके देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्म हमारे सामने आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, सोल प्रोप्राइटर दैट इज़ एक सिंगल पर्सन है जो बिज़नेस कर रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत पुरानी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली तब करी जाती है, ये उन फॉर्म्स के लिए सूटेबल है जब आप कोई पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या आपके बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। ऐसे टाइम के अंदर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को यूज़ करते हैं। जबकि सेकेंड हमारे पास जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, ये भी एक बहुत पुराना लॉ है, ये भी एंशियंट टाइम का लॉ है, क्योंकि उस टाइम पे जॉइंट फैमिलीज़ वगैरह कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे फैमिली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लेकर आया गया था। एंड दिस इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे। हमने उसके अंदर बात की थी कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो सिंगल पर्सन होता है जो बिज़नेस कर रहा होता है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डीमेरिट है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस करते हुए अगर आपके बिज़नेस में कोई भी लॉस होता है तो हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जो बिज़नेस का ओनर होता है उसको अपनी पर्सनल एसेट्स बेच कर भी बिज़नेस के पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। इसके अलावा ऐसे कुछ मेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स ही होते हैं कि आप आसानी से डिसीजंस ले सकते हो, ईजी डिसीजंस, क्विक डिसीजंस, और आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर भी कर सकते हो। जो भी मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आप आराम से उनको कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज आप अकेले पर्सन ऐसे हो जो बिजनेस के डिसीजंस ले रहा होता है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ी थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। मैंने उसके अंदर आपको बताया इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ, इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी 2005 के अंदर। 2005 से पहले वुमेन को अलाउड नहीं था को पार्टनर्स बनना। पहले मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये रिकलेक्ट हो रहा होगा। मैं ये फ़र्स्ट क्लास यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि हमारे सामने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो तरह के लोग होते हैं। एक हमारे सामने होता है कर्ता एंड सेकेंड हमारे सामने होते हैं को पार्टनर्स। कर्ता होता है एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली जो सारे के सारे डिसीजंस लेता है, जबकि को पार्टनर्स बाकी जितने भी मेंबर्स फैमिली के अंदर होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। 2005 से पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को अलाउड था को पार्टनर्स बनना, लेकिन 2005 के अंदर एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक अमेंडमेंट आई जिसमें उन्होंने वुमेन को भी अलाउड करा, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की को पार्टनर्स बन सकते हैं। और यहाँ पर आपको मेंबरशिप मिलती है बाय बर्थ। आप जिस भी फैमिली में पैदा होते हो, अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस कर रही है तो आप ऑटोमेटिकली उसके को पार्टनर बन सकते हो। माइनर्स को भी अलाउड है को पार्टनर्स बनना, इसमें 18 ईयर्स की एज का कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। कर्ता की डेथ के बाद भी जो सारे के सारे डिसीजंस लेता है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वो जो है वो नेक्स्ट कर्ता बन सकता है। तो बिज़नेस चलता रहता है, बिज़नेस रुकता नहीं है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो बिज़नेस जो है वो बंद हो जाए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक बहुत बड़ा डीमेरिट ये होता है कि यहाँ पर कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस कर्ता ले रहा होता है, तो उन्होंने कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी करी होती है कि उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर भी बिजनेस के लॉसेस को पूरा करना पड़ेगा, जबकि को पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एंड लिमिटेड लायबिलिटी मींस जितना उनका प्रॉफिट का शेयर है सिर्फ उतनी लायबिलिटी ही वो लोग बियर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा डीमेरिट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। कर्ता को सारे के सारे डिसीजंस करना हमने अलाउ कर रखा है, उससे हमने बोल रखा है कि जो भी डिसीजन है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर्ता को अलाउ कर रखी है। लेकिन एक सिंगल पर्सन के पास ये सारी की सारी एबिलिटीज़ होना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू पोजेस ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक और इसका डीमेरिट होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बिजनेस करने के लिए आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी चाहिए होती है।
तो कई बार वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस को नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें डिटेल के अंदर आज मैंने आपको सिर्फ एक समरी दी है ताकि आप वो चीज़ों को, उन कंसेप्ट्स को रिकैप कर सको। ये चीज़ें हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने थर्ड टॉपिक शुरू करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है, जिसका नाम पार्टनरशिप। अब आपको समझना ज़रूरी है कि ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्यों आया। हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक सिंगल फैमिली काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है। एक सिंगल बंदे को बिज़नेस स्टार्ट करना, उसके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है, प्रॉपर पैसे वगैरह नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत सारे पर्सन्स अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, अपने कैपिटल को इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इकट्ठे होकर एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं जहाँ पे वो पार्टनर्स होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो पढ़ने वाली है, जो लोग NCERT यूज़ कर रहे हैं वो अपनी NCERT की बुक्स खोल लें, जो लोग सुभाष या कोई भी और बुक यूज़ कर रहे हैं वो बुक्स खोल लें। हम इसके बारे में डिटेल में आज इस क्लास में डिस्कस करें। हाँ जी, तो पहले हमारे को समझना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है। पार्टनरशिप को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। एक 1932 में एक्ट आया था पार्टनरशिप एक्ट, जो इस चीज़ को गवर्न करता है। तो एक सेकेंड सिर्फ मैं यहाँ से PDF निकाल रहा हूँ और देन वील कंटिन्यू विद दिस। हाँ जी, पार्टनरशिप की मैंने बात करी, मैंने कहा पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न कौन करता है। पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, जिसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर के अंदर आती है। इन्होंने लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को तोड़ कर पढ़ें। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो देखो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स का मतलब है जब भी आप एक पार्टनरशिप शुरू करते हो ना, तो एक एग्रीमेंट किया जाता है, एक डीड बनाई जाती है, एक एग्रीमेंट किया जाता है कि किसके पास कितने प्रॉफिट्स होंगे। मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक पार्टनरशिप शुरू करी। हो सकता है कि मेरा पार्टनरशिप में सिर्फ 20% प्रॉफिट हो और उस फ्रेंड का 80% का प्रॉफिट हो। तो ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड की जाती हैं। ये रिलेशन जो है ये पहले से डिसाइडेड होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो एग्री हैं कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, कई बार पार्टनरशिप के अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ पार्टनरशिप में पैसा लगा देते हैं, प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी पार्टनरशिप के अंदर कोई डिसीजंस वगैरह नहीं लेते। तो ये भी चीज़ पॉसिबल है कि आप किसी पार्टनरशिप को ज्वाइन करो और आप इतने बिजी हो कि आप डिसीजंस नहीं ले सकते। तो आप एक ऐसे पार्टनर बन सकते हो। हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करता है और डिसीजंस वगैरह नहीं लेता। तो इसीलिए कहा है कैरीड ऑन बाय ऑल, हो सकता है सारे पार्टनर्स डिसीजन लें, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ये भी हो सकता है कोई एक पर्सन ऐसा है जो सबके लिए डिसीजंस ले रहा है। तो एक बार आपकी बुक की लाइंस रीड करते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सेम एज इट इज़ आपकी बुक में है। द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप in financing and managing is an expanding business paved the way for partnership as a viable option. Partnership serves as an answer to the needs of greater capital investment, varied skills and sharing of risk. कहने जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसएडवांटेजेस थी, उन सब डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए हमने ये शुरू करा। जहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लॉसेस थे, जो लाइबिलिटी थी, वो सारी की सारी एक सिंगल पर्सन को बियर करनी पड़ रही थी। अब वो लाइबिलिटी जो है वो डिवाइड हो सकती है पार्टनर्स के बीच में। जहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, अब पार्टनरशिप के अंदर आप जब लोग बहुत सारे इकट्ठे आ रहे हैं तो अपने साथ वो वैरायटी ऑफ कैपिटल भी लेकर आते हैं, तो कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका हम डेफिनेशन डिस्कस कर ली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला एक्ट बहुत बार 1 मार्कर में पूछा जाता है। इट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। आगे इसके फीचर्स पर आते हैं, पार्टनरशिप को बनाना कैसे है, इसकी लाइबिलिटी वगैरह क्या होती है, इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. It comes into existence through a legal agreement wherein the terms and conditions govern the relationship among the partners, sharing of profits and losses,
and the manner of conducting the business are specified. It may be pointed out that the business must be lawful and run with the motive of profit. Thus, two persons coming together for charitable purposes will not constitute a partnership. अगर आपको याद आ रहा हो तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रखा है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसे के लिए करी जाए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करी जाए, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं विच आर डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ काइंडनेस। आप किसी ओल्ड मैन की मदद करते हो रोड क्रॉस करने पे, आप उससे कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आउट ऑफ काइंडनेस वो काम कर रहे हो। वैसे ही मैंने एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी इसके अंदर होता है, एक कुक घर पे आकर आपके लिए काम कर रहे हैं, उस कुक को आप सैलरी देते हो, लेकिन यही अगर आपके मदर या कोई भी पेरेंट घर पे आपके लिए कुक करता है तो उसके लिए उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते, बिकॉज वहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव इज़ लव एंड कंपैशन फॉर द चिल्ड्रन। वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इकट्ठे आते हैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए तो वो पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। पार्टनरशिप होने के लिए लोगों का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं और मेरा फ्रेंड पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो एक NGO होगा, वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं होगा। बिकॉज पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट करना होता है, आप प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। तो अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप खोलनी है तो उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पूरा करने के बाद वो ये चीज़ शुरू कर सकता है। जब भी आप पार्टनरशिप शुरू करो सारी कंप्लायंसेस जो भी गवर्नमेंट ने कहा है उन सबको आप पूरा करोगे। इसके अलावा आप सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में सोचोगे, पार्टनरशिप करते हुए चैरिटेबल पर्पसेस की बात हम लोग इसमें नहीं करते हैं। एग्रीमेंट वगैरह स्टार्टिंग से डिसाइडेड होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके पास कितने प्रॉफिट्स होंगे, किसके पास कितने लॉसेस होंगे, ये सब चीज़ें फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर हमारे को उन्होंने बताई। आगे करते हैं इसके अंदर सेकेंड पॉइंट हमारे सामने आता है लायबिलिटी। पहले इसको रीड करते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। Personal assets may be used for repaying debts in case the business assets are insufficient. Further, the partners are jointly and individually liable for the payment of debts. Jointly, all the partners are responsible for the debts and they contribute in proportion to their share in the business and as such are liable to that extent. Individually too, each partner can be held responsible for repaying debts of the business. However, such a partner can later recover from other partners an amount of money equivalent to the shares in liability defined as per partnership agreement। ध्यान से समझना यार, लायबिलिटी वाला पॉइंट क्या इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। इन्होंने कहा है पार्टनरशिप के अंदर जितने भी लोग पार्टनर्स होते हैं ना उन सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दिस मीन्स अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, मान लो बिजनेस में 1 लाख रुपए का लॉस होता है और आपके पास बिजनेस में सिर्फ 20,000 रुपये पड़े हैं, तो 20,000 पे करने के बाद बाकी 80,000 पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी पूरे करने पड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे ताकि आप बिजनेस के लॉसेस को कवर कर सकें। इन्होंने बोल रखा है कि हो सकता है कि इन लॉसेस को एक सिंगल पर्सन बियर करे। मान लो 5 पार्टनर्स हैं, पॉसिबल है कि 5 पार्टनर्स इकट्ठे मिलकर इस लॉस को बियर करें जो उनकी रेशियो है। मान लो 5 पार्टनर्स हैं, हर एक की 20% की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो जो भी उनको लॉस होता है, अगर 1 लाख का लॉस होता है तो 20-20 हज़ार सारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ये भी कई बार पॉसिबल होता है कि मान लो बाकी 4 पार्टनर्स के पास पैसे नहीं हैं तो एक सिंगल पर्सन सारे के सारे पैसे दे देता है। एक सिंगल पर्सन 1 लाख का 1 लाख रुपए पे ऑफ कर देता है, तो ऐसा पर्सन जो है वो बाकी पार्टनर्स से बाद में पैसे रिकवर कर सकता है। मान लो हम लोग 5 पार्टनर्स थे, बाकी 4 पार्टनर्स के पास पैसे नहीं हैं, मैं 1 लाख रुपए जो है वो पे ऑफ कर देता हूँ, जिसमें से 20,000 सिर्फ मेरे को देने चाहिए थे, बाकी 80,000 4 पार्टनर्स को देने चाहिए थे। तो पैसे देने के बाद मैं उन 4 पार्टनर्स से वो पैसे रिकवर कर सकता हूँ।
आई हैव द राइट टू रिकवर द रिमेनिंग शेयर। ये लायबिलिटी के अंदर चीज़ कवर होती है, विच इज़ आर सेकेंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। आगे जाते हैं इसी कंसेप्ट के अंदर। थर्ड हमारे सामने आता है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। द रिवॉर्ड कम्स इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स विच आर शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। हाउएवर दे ऑल्सो शेयर लॉसेज इन द सेम रेशियो इन द इवेंट ऑफ फर्म इनकरिंग लॉसेज। कह रहे हैं रिस्क बियरिंग कैसे होती है, रिस्क कैसे शेयर किया जाता है। जो भी पहले से आप डिसाइड कर आते हो कि इस रेशियो के अंदर हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। 5 पार्टनर्स थे, 20% सारे शेयर कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस को लॉस भी होता है तब भी ये 5 पार्टनर्स जो हैं ये उसी रेशियो में इन लॉसेस को भी बियर करेंगे। इफ़ यू हैव द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स देन यू ऑल्सो हैव द लायबिलिटी टू बियर लॉसेस। आपको लॉसेस भी बियर करने पड़ेंगे। फोर्थ, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। The partners share among us themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities. Decisions generally taken with mutual consent. Thus, the activities of partnership firm are managed through the efforts of all the partners. कह रहे हैं जब भी किसी को डिसीजन लेना होता है, कंट्रोल की बात आती है, तो सारे पार्टनर्स का इक्वल से होता है और म्यूचुअल कंसेंट से ये डिसीजंस लिए जाते हैं। मान लो 5 पार्टनर्स हैं तो आप मेजॉरिटी डिसीजन ले सकते हो। 3 पार्टनर्स कहते हैं कि इस काम को कर लेना चाहिए, 2 पार्टनर्स कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो आप मेजॉरिटी के साथ भी कुछ सिचुएशंस में जा सकते हो। वरना मोस्टली पार्टनरशिप के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, सबकी रजामंदी से लिए जाते हैं। फिफ्थ इज कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस डेथ, retirement, insolvency or insanity of any partner can bring an end to the business. However, the remaining partners, if so desire, constitute the business on the basis of a new agreement. कह रहे हैं अगर एक भी पार्टनर, इफ़ अ सिंगल पार्टनर की उसकी डेथ होती है, वो आपका बिजनेस छोड़कर चला जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो इंसेन हो जाता है, इन सब सिचुएशंस के अंदर पार्टनरशिप को बंद करना ज़रूरी है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो एक नया एग्रीमेंट बनाकर फिर से बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी में उन्होंने बात करी है कि अगर एक कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, रिटायर करने का मतलब है वो पार्टनरशिप छोड़ देता है, अब उसे कोई इच्छा नहीं है उस पार्टनरशिप में काम करने की, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, वो पागल हो जाता है, उसको मेंटल इलनेस हो जाती है, या इंसॉल्वेंसी मैंने कुछ बच्चों को बता रखा है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। आपको किसी को 1 लाख रुपए पे करने हैं, आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये, आपके पास और एसेट्स ही नहीं है, तो आप दिवालिया हो चुके हो, आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो। व्हेन योर लायबिलिटीज़ आर ग्रेटर देन योर एसेट्स, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट भी होता है तब भी आपको बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए एक नया एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी होता है। सिक्स्थ, membership. The minimum number of members needed to start a partnership firm is 2. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए आपको 2 रिक्वायर्ड है। 2 members आर मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप, while the maximum number in case of banking industry is 10 and in case of other businesses is 20. कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग एक पार्टनरशिप के अंदर जो काम कर सकते हैं वो बैंकिंग सेक्टर के केस में 10 है और बाकी बिजनेस के केस में 20 है। एक बार जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह हों या नई बुक्स वगैरह लेकर आए हों, इस नंबर को एक बार चेक कर लेना, शायद ये नंबर रिवाइज़ हो चुका है आप लोगों के हिसाब से। हाँ जी, ये नंबर रिवाइज़ हो चुका है, मैं यही चीज़ चेक कर रहा था। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं जो अलाउड हैं दे कैन बी 100। देखो लिखा हुआ है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज़ 2। मिनिमम 2 मेंबर्स से पार्टनरशिप जो है वो शुरू हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप के अंदर 100 हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर 50 की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 50 से ज़्यादा आप पार्टनर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पार्टनर्स ज्वाइन नहीं कर सकते फर्म। तो मेंबरशिप में एक बार फिर से बता देता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपको 2 रिक्वायर्ड हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए। नई अमेंडमेंट के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम 100 पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 50 की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये 7th पॉइंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का।
जिसमें बच्चों को डाउट्स आता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मैं रीड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज़ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। In other words, every partner is both an agent and a principal. He is an agent of other partners as he represents them and thereby binds them through his acts. He is a principal as he too can be bound by the acts of other partners. ध्यान से देखना है लोग क्या समझाना चाहते हैं। हाँ जी, तो हम लोग इसके अंदर बात कर रहे थे म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। म्यूचुअल एजेंसी के अंदर ना 2 वर्ड्स यूज़ करे हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब कुछ बच्चों को इसका मतलब पता होगा, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल वो पर्सन होता है जो बिज़नेस कर रहा होता है। मान लो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मुंबई के अंदर मैंने अपना एक एजेंट रखा हुआ है। एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो मुझसे सबॉर्डिनेट होगा, जो मुझसे नीचे होगा, जो मेरे लिए वहाँ पर बिज़नेस करेगा। और बिज़नेस करने के बाद जो भी उसके पास पैसा आता है वो मेरे को दे देता है। तो एजेंट एक तरह से मेरा सबॉर्डिनेट है, मेरे से नीचे काम करने वाला पर्सन है जो मेरे लिए काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग फॉर मी। तो उन्होंने समझा रखा है म्यूचुअल एजेंसी के अंदर कि पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं दे कैन बी प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से देखो। मान लो हमारे 5 लोगों की एक पार्टनरशिप फर्म है। कोई भी एक्ट जो मैं करता हूँ, any act that I do is bound on all the other partners. अगर कोई भी गलत काम मैं करता हूँ बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, तो वो बाकी पार्टनर्स पे भी लायबल है, बिकॉज मैं उनके एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ। और मैं प्रिंसिपल कब होऊंगा, जब कोई और पार्टनर ऐसा गलत काम करता है तो मैं प्रिंसिपल हो जाऊँगा और वो एजेंट हो जाएगा। तो म्यूचुअल एजेंसी, आप प्रिंसिपल भी हो और आप एजेंट भी हो। आप एजेंट तब हो जब अपने एक्ट से आप किसी और को बाउंड कराते हो, और आप प्रिंसिपल तब हो जब किसी और के एक्ट से आप खुद बाउंड होते हो। अगर मैं दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल हूँ, मैंने एक बंदे को एज एजेंट मुंबई के अंदर रखा हुआ है, तो वो जो मुंबई वाला पर्सन है वो जो भी करता है इन रिस्पेक्ट टू माय बिजनेस, उसके लिए मैं लायबल हूँ। अगर वो किसी से पैसे उधार लेता है मेरे बिजनेस के लिए, तो मैं लायबल होऊंगा, मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे, बिकॉज आई एम द प्रिंसिपल। तो पार्टनरशिप के अंदर अगर एक पार्टनर कोई भी गलत एक्ट करता है बिजनेस से रिलेटेड, तो बाकी लोगों को भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। दिस इज़ म्यूचुअल एजेंसी। तो एक बार इसमें आगे जाने से पहले एक बार फीचर्स को फिर से रिवाइज करके देख लेते हैं यार। ये फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, तो हो सकता है कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो, कुछ को स्पीड बहुत तेज़ लग रही हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर एक बार जब हम जूम मीटिंग पे क्लास लेते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि कई बार वीक के अंदर अगर मुझे ज़्यादा कोर्स कवर करना है और क्लासेस कम हो पा रही हैं, तो ये एक रिकॉर्डेड आपके लिए एक मीडियम है जिससे हम कोर्स को और तेज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर डिस्कस करा फॉर्मेशन के बारे में। मैंने कहा फॉर्मेशन करने के लिए आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, हमने इसके अंदर ये चीज़ डिस्कस करी। हमने लाइबिलिटी को डिस्कस करा। इसमें मैंने कहा सारे के सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है पैसे पे करने के लिए आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ती है। और इसके लिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल से ये चीज़ समझाई है कि या तो हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर्स उस चीज़ को बियर कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टनर्स उस लॉस को बियर कर रहे हैं, वरना ये भी पॉसिबल है कि एक सिंगल पर्सन सारी चीज़ों को बियर कर रहा है और बाद में वो बाकी पार्टनर्स से उस चीज़ को रिकवर कर सकता है। हाँ जी, थर्ड आता है यार रिस्क बियरिंग। ये बात हमारे को समझ आ गई। इसके अंदर पार्टनर्स जो है वो रिस्क बियर करते हैं, अगर वो प्रॉफिट्स उनको मिलेंगे तो लॉसेस के लिए भी वही लायबल होंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सारे के सारे पार्टनर्स वगैरह जो हैं जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं। कॉन्टीन्यूटी, ये एक इसकी थोड़ी सी आप लिमिटेशन कह सकते हो कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो इंसेन हो जाता है, कोई मेंटल इलनेस हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप एक नए एग्रीमेंट से फिर से बिजनेस कर सकते हो। मेंबरशिप की हमने बात कर ली, अमेंडमेंट भी आया इसके अंदर। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो 2 हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 100 हैं। कुछ केसेस के अंदर इसको हमने 50 पे रिस्ट्रिक्ट किया। और लास्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं।
मैं प्रिंसिपल, मेरी तरफ से कोई पर्सन बॉम्बे में काम कर रहा है, वो मेरा एजेंट, जो भी वो एजेंट काम करेगा उसके लिए मैं लायबल हूँ। वैसे ही पार्टनरशिप के अंदर भी म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि पार्टनर जो भी एक्ट करेगा, जो भी एक्ट पार्टनर करेगा उससे वो बाकियों को लायबल कर सकता है, और बाकी पार्टनर्स की एक्ट की वजह से मैं खुद भी लायबल हो सकता हूँ। अब इसी के हमारे फीचर्स ख़त्म होते हैं। एक बार ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके सारे फीचर्स को रीड करके देखो। कोई भी डाउट वगैरह आता है आप कमेंट में लिख सकते हो, और कल की क्लास में आपको डाउट्स जो हैं वो मुझसे पूछ भी सकते हो। आगे इसके अंदर हमारे पास मेरिट्स आते हैं, एडवांटेजेस आती हैं। सबसे पहली एडवांटेज आती है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बहुत आसानी से आप पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हो, बहुत आसानी से आप पार्टनरशिप को ख़त्म भी कर सकते हो। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड easily by putting an agreement between the prospective partners into place, whereby they agree to carry out the business of the firm and share risks. There is no compulsion with respect to registration. Closure of the firm is also an easy task. अब देखो यार, यहाँ पे लोग क्या समझाना चाहते हैं। कहने आप एक पार्टनरशिप शुरू करते हो ना, आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने की भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कंपल्शन भी हटा रखी है कि आपको रजिस्टर भी नहीं कराना। लेकिन मैं आपको एक पर्सन उसमें समझा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कराना अच्छा होता है। इट इज़ गुड कि आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, बिकॉज अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं होगी ना, तो आप कभी भी कोर्ट में किसी और पे केस नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें आपको आगे जाके पढ़ाई जाएंगी। जब आप 12th में आओगे, जब आप आगे कॉलेज वगैरह में जाओगे, तो ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना अच्छा होता है। बिकॉज अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी को स्यू नहीं कर सकते, आप किसी पे केस नहीं कर सकते। सेकेंड, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल पर्सन के पास हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारी की सारी कंट्रोल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कर्ता के पास है। लेकिन यहाँ पर हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल कंसेंट के बारे में, कि पार्टनरशिप में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बैलेंस डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट हमारे सामने आता है। मोर फंड्स इन पार्टनरशिप, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। This makes it possible to raise large number of funds as compared to a sole proprietor and undertake additional operations when needed. हमने ये बात स्टार्टिंग जब भी शुरू किया तब भी डिस्कस की थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक प्रॉब्लम होती है लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे डिपेंड हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं तो आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो। यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल, यू कैन इंक्रीज द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो मोर फंड्स। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये भी बात हम लोग फीचर्स में ही समझ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन लॉसेस बियर करेगा, कर्ता अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको लॉस बियर करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्क शेयर हो रहा है। दो यहाँ पर भी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी वो रिस्क को शेयर कर रहे हैं। 1 लाख का रिस्क होता है, सारे पार्टनर्स में वो रिस्क डिवाइड हो जाता है। तो ये इसका एक मेरिट है। फिफ्थ है सीक्रेसी। देखो, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग में से जो बच्चों ने अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर एक टर्म आता है कम्युनिकेटिंग। और कम्युनिकेटिंग के अंदर हम कहते हैं कि कुछ कंपनीज को ये चीज़ लायबल होती है, नेसेसरी होती है कि वो अपने अकाउंट्स को पोस्ट करें, अपने अकाउंट्स को पब्लिश करें अपनी कंपनी की वेबसाइट पे। लेकिन पार्टनरशिप के लिए गवर्नमेंट ने एक और रिलैक्सेशन आपको दे रखी है कि आपको इसके अंदर, देखो उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है, यू आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश योर अकाउंट्स। आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप अपने अकाउंट्स को पब्लिश करो, आप उसको सीक्रेट रख सकते हो। तो सीक्रेसी एक मेंटेन्ड रहती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ये सारे के सारे इसके मेरिट्स थे, सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ रिविजन के लिए। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आराम से शुरू कर सकते हैं, आराम से ख़त्म कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं। सेकंड, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। एचयूएफ सिंगल पर्सन कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल पर्सन कंट्रोल। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप के अंदर सबके म्यूचुअल कंसेंट से काम होगा। मोर फंड्स, जितने लोग ज़्यादा आएंगे अपने साथ एडिशनल फंड्स लेकर आएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क एक से बियर करने से अच्छा है कि जो बड़ा अमाउंट है रिस्क का वो सारे पार्टनर्स जो हैं वो आराम से उसको शेयर कर सकें। एंड फिफ्थ इज सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म को अपने रिकॉर्ड्स को, अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं। वो पब्लिश कर भी सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते, वो सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं।
मोस्ट पार्ट पार्टनरशिप का हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अभी पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास लिमिटेशंस बची हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बचे हैं और हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बची हैं। इस चीज़ को हम लोग आगे जाकर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, इन्होंने रजिस्ट्रेशन का पार्ट भी आपको दे रखा है जो मैं आपको समझा रहा था। तो आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक हम लोग एक लिमिटेशंस कवर कर लेते हैं। लिमिटेशंस ख़त्म करने के बाद मैं इस क्लास को ओवर करूँगा। आप लोग आराम से इस क्लास को पूरी तरह से देखना। जिस भी कंसेप्ट में डाउट आएगा बैक करके क्लास को देखो और उसके बाद अगर कोई भी और डाउट रह जाता है तो कल की क्लास में पूछो या आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट इसके अंदर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बात हमने डिस्कस कर ली कि पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है लॉसेस को बेयर करने के लिए। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एडवांटेज इसलिए है क्योंकि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करते हो तो वहाँ एक सिंगल पर्सन पैसा लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। हमने कहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपके 100 मेंबर्स आ सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ के लिए हमने कुछ पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हमने इसको 50 पे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, ये चीज़ तो होती है अगर एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं और डिसीजन आपको म्यूचुअल कंसेंट से लेना है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। देखो, मैं इसको रीड कर देता हूँ। Partnership is run by a group of persons wherein decision-making authority is shared. Difference in opinion on some issues may lead to disputes among partners. कई बार लोगों के decisions जो हैं, opinions जो हैं वो differ कर सकते हैं, इसकी वजह से conflicts हो सकते हैं, disruptions हो सकते हैं। Further, decisions of one partner are binding on other partners. Then, thus, an unwise decision by one may result in financial ruin for the others. In case a partner desires to leave the firm, this can result in termination of partnership as there is restriction on transfer of ownership. हमने ये बात अभी पढ़ी थी यहाँ पे। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, पार्टनरशिप को छोड़ता है, इसका मतलब अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर वो इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंसी होती है, उसका दिवालिया निकल जाता है, तो पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बिज़नेस करने के लिए बाकी पार्टनर्स को फिर से नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है और क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के केस भी इसके अंदर आते हैं। लास्ट हमारे पास इसके अंदर आता है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेम पॉइंट उसी की तरह ही कि अगर किसी की डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, रिटायरमेंट होती है, पार्टनरशिप फॉर्म वहीं ख़त्म हो जाती है, आपको फिर से एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एंड ये देखो, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है ये आप इसके एडवांटेज में ले जाओ, आप इसके डिसएडवांटेज में ले जाओ। एडवांटेज के लिए हमने वर्ड पढ़ा सीक्रेसी। हमने सीक्रेसी के लिए कहा कि आपको लायबल नहीं हो अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिश करने के लिए, लेकिन ये चीज़ पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेशन भी बन जाती है बिकॉज फिर लोगों को पता नहीं कि इस पार्टनरशिप फर्म पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखो, कंपनीज़ की एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिश करते हो तो बहुत लोगों के लिए चीज़ वैल्यूएबल होती है। इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी कंपनी के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उनको देख के समझते हैं कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जहाँ पार्टनरशिप के अंदर आप रिकॉर्ड्स ही नहीं डालते हो तो लोगों को आपके बिजनेस करने के बारे में पता नहीं चल सकता और इसीलिए हमेशा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज सोल प्रोप्राइटरशिप HUF थोड़ा रिवाइज़ करा है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पार्टनरशिप के अंदर हमने डिस्कस करा पार्टनरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। 1 से 2 क्लासेस और लगेंगे अभी पार्टनरशिप के कंसेप्ट को पूरा करने के लिए। आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखो। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप लोग मुझसे पूछो, इसके नीचे आप कमेंट में भी पूछ सकते हो और फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। अब बाकियों की तरह ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी वो लोग करते हैं आप लोगों को पता है वो सब कर लेना। बाय बाय।